हेलो एंड वेलकम टू मिनी रिएक्ट्स। अब तक चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और आपके लाइक्स और कमेंट्स के लिए बहुत बहुत आभार। जो नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। तो जैसा कि रशिया और यूक्रेन का मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मीडिया में आपको अजीब अजीब तरह की न्यूज़ सुनने को मिलेंगी। कभी ऐसा लगता है रशिया जीत रहा है, कभी ऐसा लगता है यूक्रेन जीत रहा है। और ऑनेस्टली मुझे तो लगता है कि मीडिया में जो भी चल रहा है वो सब कुछ एक प्रोपेगेंडा है। तो क्या सही है, क्या गलत है, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्लियरली। इसी से रिलेटेड मेजर गौरव आर्या की एक वीडियो है, तो आई थिंक वहाँ हमें कुछ क्लैरिटी आएगी, कुछ समझ में आएगा। तो आइए इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं मेजर गौरव आर्या के साथ। जय हिंद दोस्तों, चाणक्य फोरम टेलीविजन के एक नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एपिसोड देखिए, इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस एपिसोड को शेयर करिए ताकि हमारा प्रोत्साहन बढ़े। दोस्तों, मैं पहला वीडियो आज बना रहा हूं यूक्रेन और रशिया के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसके ऊपर। आप सभी जानते हैं परिवार में एक प्रॉब्लम चल रही है, अभी भी चल रही है, जिसकी वजह से मैंने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया। आज मैं वीडियो बनाने वाला हूं एक ऐसे मौजू पे, एक ऐसे टॉपिक पे जो हो सकता है कि कन्वेंशनल थिंकिंग के बरखिलाफ चल रहा हो। जो लोग सोचते हैं कि साहब ऐसा होगा वैसा होगा, उसके खिलाफ मैं कुछ बात करने वाला हूं। हो सकता है कुछ बातें आपको चौंका दें, लेकिन सच्चाई जानने का आपको हक है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी रिसर्च मुकम्मल है, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी रिसर्च पूरी की पूरी है, लेकिन जितना भी मैं कहूंगा अपनी सोच समझ के हिसाब से कहूंगा। तो आप सुनिए दोस्तों, कोई भी जंग होती है ना, कोई भी लड़ाई होती है, कोई भी युद्ध होता है, उसका एक मकसद होता है। किसी कारण से लड़ाई लड़ी जाती है, या तो दुश्मन के साथ कोई मतभेद चल रहा हो और आपको दुश्मन को सबक सिखाना हो, या दुश्मन के साथ जमीन के मामले में लड़ाई हो और आपको उसकी जमीन कब्जा करनी हो, या फिर दुश्मन ने आपकी जमीन कब्जा करी और आपको उससे छुड़ाना हो। दसियों किस्म के कारण हो सकते हैं किसी भी युद्ध पे जाने के लिए। तो एक बात याद रखिएगा इस एपिसोड की शुरुआत में दोस्तों, कि युद्ध का एक कारण होता है। ऑल वॉर्स आर फॉट विथ एन ऑब्जेक्टिव। हो सकता है वो ऑब्जेक्टिव गलत हो सकता है ऑब्जेक्टिव सही हो सकता है वो ऑब्जेक्टिव वेल थॉट थ्रू ना हो, उसके बारे में ज्यादा सोच विचार ना करा गया हो सकता है कि बड़ी, जिसको कहते हैं कि जबरदस्त प्लानिंग करी गई हो उस ऑब्जेक्टिव के बारे में। कुछ भी हो, लेकिन कोई भी युद्ध बिना ऑब्जेक्टिव के, बिना एक ध्येय के, बिना एक टारगेट के, बिना एक निशाने के युद्ध नहीं करा जाता। दे से दैट वॉर इज पॉलिटिक्स बाय अदर मीन्स, यानी कि जो राजनीति है उसका एक और तरीका है युद्ध। किसी भी देश के जो राजनीतिक, जिसको कह सकते हैं हम राजनीतिक कोई स्तर पे वो पहुंचना चाहता हो, या राजनीतिक निर्णय करना चाहता हो किसी और देश के साथ, किसी और मुल्क के साथ, किसी लेवल पे पहुंचना चाहता हो, कुछ अचीव करना चाहता हो, तो उसके लिए युद्ध एक विकल्प है। लोग कहते हैं युद्ध कोई विकल्प तो नहीं होता। युद्ध विकल्प है, और मनुष्य की 5000 साल की तारीख में यह देखा गया है कि युद्ध को हर समय एक विकल्प माना गया है। लोगों ने छोटी छोटी बातों के ऊपर युद्ध लड़ा है, लेकिन देयर इज ऑलवेज एन ऑब्जेक्टिव। अब 24 फरवरी को रशिया ने यूक्रेन के ऊपर धावा बोल दिया, और आज 2 अप्रैल है, अभी तक वो लड़ाई खत्म नहीं हुई। किसी भी युद्ध का जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो ध्येय होता है, जो निशाना होता है, वो ये होता है कि जल्दी से जल्दी, खासतौर से आजकल की तारीख में, मैं 21वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं, जहां पे मीडिया है, सोशल मीडिया है, इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं, यूनाइटेड नेशंस हैं, FATF अलग से है, 10 किस्म की वर्ल्ड बैंक है, दुनिया भर की ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस है, जो अचानक दोनों मुल्कों के ऊपर प्रेशर डालती हैं। यानी कि जो अग्रेसर है उसके ऊपर तो डालती हैं प्रेशर, कि भाई अब छोड़ो, लड़ाई बंद करो, वगैरह वगैरह। इसीलिए
सबसे बड़ी बात यह है कि युद्ध जितनी जल्दी शुरू हो उतनी जल्दी खत्म हो जाए, और जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं, जो आपका ध्येय है, जो आपका निशाना है, जो आप चाहते हैं युद्ध से हासिल करना, और फटाफट हासिल करें। इसके पहले कि दुनिया में पब्लिक ओपिनियन हो, इसके पहले कि फेसबुक ट्विटर पे उसके ऊपर बातचीत हो, मीडिया है, वो कर कुरा के खत्म। भारत ने ऐसा ही एक युद्ध लड़ा था 1971 में। उस समय सोशल मीडिया नहीं था और मीडिया भी बहुत लिमिटेड था, कम से कम भारत में बहुत लिमिटेड था। एक चैनल था, वो भी बड़ी मुश्किल से आता था, कुछ घंटों के लिए, कुछ अखबार थे। 13 दिन के अंदर पाकिस्तान को तोड़ के ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया। वो ज़मीन हमने हथिया ही नहीं, वो ज़मीन हमने वहाँ के बंगालियों को दे दी और हम वापस आ गए, और ये हमने अच्छा करा। लेकिन बात यूक्रेन और रशिया की हो रही है दोस्तों, तो मैं पुरानी बातें क्यों ला रहा हूँ इसमें। देखिए, रूस ने अटैक करा, यूक्रेन की फौज इतनी सी, बिलान भर की यूक्रेन की फौज। रशिया सुपर पावर रशिया मिलिट्री सुपर पावर तो है, अगर इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं है तो दोस्तों, ये आप और मैं इस चीज से मना नहीं कर सकते कि रशिया एक मिलिट्री सुपर पावर है। लाखों की फौज, दुनिया भर के न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट कैरियर, फाइटर जेट, आर्टिलरी, टैंक्स, और ये सब चीजें रशिया खुद बनाता है अपने देश में, और दसियों देशों को एक्सपोर्ट भी करता है। उसमें भारत भी एक है जो भारत खरीदता है रशियन इक्विपमेंट। फिर ऐसा क्या कारण है कि 1.5 महीना होने को जा रहा है, कुछ दिनों के बाद 1.5 महीने के अंदर भी बिलाद भर के यूक्रेन पे रशिया विजय नहीं पा पाया? कारण क्या है? कारण क्या है दोस्तों? हो सकता है प्लानिंग की गड़बड़ हो सकता है लॉजिस्टिक्स की गड़बड़ हो सकता है प्लान के एग्जीक्यूशन की गड़बड़ हो। गड़बड़ तो कुछ भी हो सकती है, और गड़बड़ें हैं। आज की तारीख में यह पता लग रहा है कि यूक्रेन ने अटैक हेलीकॉप्टर भेजे रशिया के अंदर और एक ऑयल डंप उड़ा दिया। इतना सा यूक्रेन इतने बड़े रशिया को आंखें दिखा रहा है। हां, आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका उसको हथियार दे रहा है, यूरोप उसको हथियार दे रहा है, दुनिया भर के उसको एड आ रही है। ये बात सही है आपकी, लेकिन लड़ तो अमेरिका नहीं रहा वहां पे, लड़ तो अमेरिका नहीं रहा, लड़ तो यूक्रेन रहा है। और अगर मैं ये कहूं कि मानसिक तौर पे रूस ये लड़ाई हार गया है, तो दोस्तों ये कोई गलत बात नहीं होगी। हां, जिसको हिंदी में कहते हैं ना, यूक्रेन का भरता बना दिया, यूक्रेन को 20-30 साल पीछे धकेल दिया रशिया ने। यह बात सच है। लेकिन यह भी बात सच है कि यूक्रेन ने जितनी भी मार खाई है ना, यूक्रेन आज भी खड़ा हुआ है और आज भी लड़ रहा है। और जब तक यूक्रेन अपनी टांगों पर खड़ा है, चाहे यूक्रेन को कितनी भी मार पड़े, जब तक बॉक्सर बॉक्सिंग रिंग में है और वो खड़ा हुआ है, उसके ऊपर पंच पड़ रहे हैं, उसके ऊपर पंच पड़ रहे हैं, लेकिन वो बॉक्सर रिंग में खड़ा है और वो पंच कर रहा है, वो बॉक्स कर रहा है, तब तक गेम चालू है। और आज की तारीख में गेम चालू है। 2 अप्रैल की बात कर रहा हूं, आज का दिन 2 अप्रैल, वो गेम चालू है। गुब्बारे से काफी हद तक हवा निकल चुकी है। अब कई देश ये सोच रहे हैं कि भाई, जब तुम छोटे से यूक्रेन के ऊपर कब्जा नहीं कर पाए तो तुम किस नाम के सुपर पावर भाई? तुमने कौन सा तीर मार लिया ऐसा कि जब तुम यूक्रेन के ऊपर कब्जा नहीं कर पाए? आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो एक वॉर्स आर ऑलवेज फॉट विद एन ऑब्जेक्टिव। रूस का ऑब्जेक्टिव क्या था? रेजिम चेंज, कि वहां पे सरकार चेंज करवा दे, जेलेंस्की की सरकार गिर जाए, किसी और को पपेट को बैठा दें जो कि प्रो रशिया हो। ये एक एम हो सकता है। दूसरी चीज ये एम हो सकता है कि नेटो के अंदर ना जाए, नेटो की मेंबरशिप ना ले यूक्रेन, ताकि रशिया के चौखट पे नेटो की फोर्सेस ना आए। जो भी है रशिया की एम, मैं रशिया को ये नहीं कह रहा रशिया सही है रशिया गलत है, मैं उन चक्करों में नहीं पड़ रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इतना बड़ा रूस, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा, ज्योग्राफिकल साइज की बात कर रहा हूं, भूगोल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, और टॉप 3 आर्मीज में रशियन आर्मी का नाम आज भी शुमार होता है, आज भी गिना जाता है। टॉप 3 रशियन आर्मीज, मैंने आपको बताया क्या नहीं है रूस के पास। वो रूस अभी 1.5 महीने हो जाएंगे कुछ दिनों के बाद, अभी तक यूक्रेन को नहीं हरा पाया। वॉर्स आर ऑलवेज फॉट विद एन ऑब्जेक्टिव। अब मैं आपको 1965 ले चलता हूं, फिर मैं वापस आऊंगा यूक्रेन रशिया पे। 1965
जब पाकिस्तान के साथ जंग हुई थी दोस्तों, तो पाकिस्तान का 1965 में वो जो जंग थी उसका एक ऑब्जेक्टिव था। 1965 की जंग का यह ऑब्जेक्टिव था कि हमें भारत से जम्मू और कश्मीर को कोट अनकोट आजाद करवाना है। तो ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च कर दिया। ये जिब्राल्टर है क्या? ये अंग्रेजों जैसा नाम पाकिस्तान ने क्यों रखा? इतिहास 1000 साल पुराना है, जब स्पेन और पोर्चुगल के ऊपर मुसलमानों का राज था। जब मुस्लिम फौजों ने हमला करा था स्पेन और पोर्चुगल के ऊपर, तो जिब्राल्टर जो जगह है वहां से अटैक लॉन्च करा था। तो इतिहास के पन्नों से एक नाम निकाला कि फिर से मुसलमान फौजें काफिरों के ऊपर अटैक करेंगी। ये पाकिस्तान की सारी चीजें, यही मुसलमान काफिर हिंदू, इससे ज्यादा पाकिस्तान कभी बढ़ नहीं पाया, इसीलिए आज की तारीख में गड्ढे में बैठा है। खैर, उन्होंने जम्मू कश्मीर पर अटैक कर दिया। इंडिया ने जम्मू कश्मीर में लड़ाई तो लड़ी, लेकिन इंडिया ने लाहौर के ऊपर अटैक कर दिया। पाकिस्तान ने डिफेंड करा लाहौर को, इसमें कोई शक नहीं है, और फिर लड़ाई खत्म हो गई कुछ समय के बाद। यह अगस्त में लड़ाई शुरू हुई थी दोस्तों, अगस्त 1965 की मैं बात कर रहा हूं। यह वही लड़ाई है जो कि पंजाब में एक जगह असल उत्तर, जहां पे 4 ग्रेनेडियर्स, जो भारत की एक बहुत इंडियन आर्मी की जबरदस्त यूनिट है, जहां पे CQMH अब्दुल हमीद को परमवीर चक्र मिला था पाकिस्तान के पैटर्न टैंक उड़ाने के लिए। ये वही जंग है ये 1965 की। अब्दुल हमीद का किसने नाम नहीं सुना? बच्चा बच्चा जानता है। हमने भी एक चैप्टर पढ़ा था उनके ऊपर, वीर शहीद अब्दुल हमीद, हमें पढ़ाया गया था उनके ऊपर। तो वीर शहीद अब्दुल हमीद का यहीं पे कहानी हुई थी 1965 की जंग में। खैर, मैं बात कर रहा हूं 1965 की जंग की, पंजाब के एरिया की नहीं, जहां पे असल उत्तर है अमृतसर के आगे, उस जगह की बात नहीं कर रहा, खेमकरन सेक्टर की। मैं बात कर रहा हूं जम्मू और कश्मीर की। जम्मू और कश्मीर को कब्जाने के लिए पाकिस्तान ने 1965 की जंग लड़ी। आज पाकिस्तान यह कहता है कि हम 1965 की जंग जीत गए। एक यौम दिफा भी बनाता है कि हमने लाहौर को बचा लिया। लाहौर तो पहले से बचाया था। ना तुम कश्मीर में बेवकूफी करते, ना लाहौर के ऊपर कोई प्रेशर आता। पाकिस्तान 1965 की जंग हारा, भारत यह कहता है, ठीक कहता है। क्यों कहता है? पाकिस्तान यौम फलाना, यौम ढिमका, जो मनाना चाहे बना ले। सच्ची बात यह है कि वॉर्स आर फॉट विद एन ऑब्जेक्टिव। 1965 की जंग में पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव क्या था? पाकिस्तान का टारगेट क्या था? टारगेट था जम्मू और कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना, उसको सो कॉल्ड भारत से आजाद करना। क्या उसमें वो कामयाब हुआ? नहीं हुआ। वो उसमें कामयाब नहीं हुआ। उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो फेल हो गया। तो यौम फलाना, यौम ढिमका मनाता रहे। सच्ची बात यह है कि 1965 की जंग पाकिस्तान हार गया, क्योंकि जिस लिए उसने जंग लड़ी थी वो ऑब्जेक्टिव उसको हासिल नहीं हुआ। यही चीज कारगिल की लड़ाई में हुई। सियाचिन को आइसोलेट करेंगे, कश्मीर फतेह कर लेंगे, ये मुशर्रफ के ड्रामे थे, वो भी हार गया वो। अब वो बोले कि नहीं हम जीत गए थे लेकिन साजिश हो गई। आप जानते हैं पाकिस्तानी कैसे। अब वापस चलते हैं रशिया और यूक्रेन दोस्तों। मैंने बोला था ना, वॉर्स आर फॉट विद एन ऑब्जेक्टिव। पाकिस्तान ने 1965 में एक ऑब्जेक्टिव लिया था कि कश्मीर को हथियाना है, वो नहीं हथिया पाया। उसी तरीके से रशिया ने ऑब्जेक्टिव लिया कि यूक्रेन को हथियाना, नहीं हथिया पाया अभी तक। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कल नहीं कर पाएगा, मैं ये नहीं कह रहा, हो सकता है कल कर भी ले रशिया, लेकिन इंडिपेंडेंट जो सूत्र हैं उनका कहना है कि हजारों रूसी फौजी मर चुके हैं। रूसी फौजी लड़ने से मना कर रहे हैं। अपने खुद के कमांडर को टैंक के नीचे उन्होंने दे दिया, मार दिया। कुछ उनके जनरल मर चुके हैं। ये सब खबरें BBC, अल जजीरा में आ रही हैं। इनमें कितनी सच्चाई है दोस्तों, ये तो मैं डेफिनेटली नहीं कह सकता, लेकिन सारा मीडिया प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। चुप है। इसका मतलब वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। हमें मानना पड़ेगा कि जहां धुआं होता है वहां पे आग होती है। दोस्तों, जब भी यूक्रेन और रूस के वॉर के बारे में लोग याद करेंगे ना, तो कहेंगे कि छोटे से यूक्रेन ने इतने बड़े रशिया को आंख दिखाई। अगर रशिया हफ्ते 10 दिन के अंदर ये लड़ाई करके ख़त्म कर देता और जेलेंस्की को हटा के किसी और को लगा, जो भी उसका एम था वो ख़त्म कर देता, और लोग कहते रूस वॉर जीत गया। आज की तारीख में रशिया के ऊपर वेस्ट ने दबा के सैंक्शंस लगाए हैं। इतने सैंक्शंस लगा दिए कि रशिया की हालत पतली हो गई है। वो ठीक है, रूबल स्ट्रांग हो गया, रुपये और रूबल की ट्रेड हो रही है, दुनिया देखिए सब,
फैक्ट ऑफ द मैटर इज रशिया के पास ऑयल है, रशिया के पास हथियार हैं, ये रशिया की मुख्यतर दो एक्सपोर्ट्स हैं। लेकिन रूस के ऊपर अब इतने सैंक्शंस लग रहे हैं। इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है दोस्तों, इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है। रूस कहां तक चीन को बेचेगा? इंडिया भी जो उससे तेल खरीद रहा है, आई थिंक इट्स मोर टू पास अ मैसेज कि हम लोग न्यूट्रल हैं। ना के बराबर तेल खरीद रहा है इंडिया रशिया से। अगर आप मेरी जाती राय पूछें, रूस ने जो अटैक करा यूक्रेन के ऊपर, सही करा गलत करा? गलत करा। आज कल की तारीख में कोई भी एक आज़ाद खुद मुख्तार सॉवरेन मुल्क को अटैक करना ठीक नहीं है। यहाँ पे इंडिया में बड़े दो कैंप बन गए हैं, एक कह रहा है हम यूक्रेन के साथ हैं, एक कह रहा है रशिया के साथ। देखो उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता आप उनके साथ हैं कि नहीं है, ना आपने कभी जाना ना मैंने कभी जाना है, और जो लोग थे वो वापस आ गए। तो हम लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं कि हम यूक्रेन के साथ हैं और पुतिन ने गलत करा, और कोई कहता नहीं पुतिन ने बिल्कुल सही करा और हम यूक्रेन विलन है। उन दोनों को फर्क पड़ रहा है? आप और मैं क्या सोच रहे हैं? हम तो एक एनालिसिस कर रहे हैं लड़ाई का। और मुझे ऐसा लगता है कि रशिया बैकफुट पर है, रशिया बैकफुट पर है। खूब पिटाई करी यूक्रेन की, इसमें कोई शक नहीं है। उसके शहर तबाह बर्बाद कर दिए, उसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन यूक्रेन आज भी खड़ा हुआ है। अच्छा, सैंक्शन से रशिया क्रिपल हो चुका है, रशिया की इकोनॉमी बहुत बुरी तरीके से हिट है। क्या चाइना रूस की मदद करेगा? देखिए चाइना कभी किसी की मदद नहीं करता, आज तक नहीं करी। श्रीलंका में क्या हो रहा है आज की तारीख में? लोग प्रेसिडेंट पैलेस के सामने, राष्ट्रपति भवन के सामने जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर आंसू गैस, लाठीचार्ज, ये सब हो रहा है वहां पे आज की तारीख में। क्यों? ठीक है, जो राजपक्ष परिवार है उसकी गलतियां हैं, उसका करप्शन है, ये बात सच है। उसमें चाचा ताया माँ बाप सब उसमें कैबिनेट में सब हैं, प्रधानमंत्री भी एक परिवार का, राष्ट्रपति भी एक परिवार का, सब परिवारवाद पूरा है वहां पे। लेकिन इसमें चीन का भी बहुत कुछ लेना देना है। चीन ने भी ऐसे ऐसे लोन दिए जो कि वो वापस नहीं कर सकता था मुल्क। चीन रशिया के साथ भी यही करेगा। चीन किसी का सगा नहीं है, और ठीक है चीन के लिए पॉलिसी, चीन किसी का सगा नहीं है दोस्तों। चीन लगातार दर लगातार लोन देगा रशिया को, रशिया से उसकी जमीन लेगा, रशिया से। चीन कभी किसी की मदद नहीं करता। चाइना इज नोबडीज फ्रेंड, राइट? पाकिस्तान का धुआं कर दिया उसने, और अभी पाकिस्तानियों को पता भी नहीं लगा कि उनकी जेब कट गई। एक कहावत है पुरानी कि जब भी किसी चीनी से हाथ मिलाओ ना, जब भी किसी चीनी से हाथ मिलाओ तो भैया अपनी उंगलियां गिन लो, पता लगे कि 2-3 रख ली उसने अपने हाथ में। खैर, अब इंडिया के ऊपर क्या चीज आएगी? इंडिया को अमेरिका कह रहा है। तो दोस्तों दलप सिंह है जो डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अमेरिका का, और आई थिंक उनका इकोनॉमिक एडवाइजर भी। उन्होंने बोला कि साहब एक बात ध्यान रखना, वो भी इंडियन ही है वो, लेकिन अमेरिका में काम धब्बे करता है हैं इंडियन होने पे। उसने बोला भैया एक बात ध्यान रखना, तुम लोग जो रूस की साइड ले रहे हो ना, ये कभी मत भूलना कि अगर चाइना इंडिया को अटैक करता है तो रूस तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तो दिलीप सिंह भाई, जब चाइना डोकलाम में आया था या चाइना गलवान में आया था, तब भी तुम कहाँ थे? हमारे सैनिकों ने 2-2 हाथ करे थे चीन से। तो क्या अमेरिका आया था हमारी मदद करने के लिए? जो आप कह रहे हैं रशिया नहीं आएगा, आपने कब हमारी मदद करी? आपने तो 1971 में पाकिस्तान की मदद के लिए अपने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिए थे आपने। तो किस मुंह से आप कह रहे हैं कि रूस आपकी मदद? हमें रूस की मदद नहीं चाहिए भाई। हम सक्षम हैं अपने मुल्क का दिफा, अपने मुल्क की रक्षा करने के लिए हम लोग सक्षम है, भारतीय सेना सक्षम है। आपकी जरूरत नहीं है भाई साहब। और आप क्या कह रहे हैं? आपका कहने का क्या मतलब है कि अगली बार जब चीन लाइन ऑफ कंट्रोल पे आके भारत के अंदर घुसने की कोशिश करेगा और इंडियन आर्मी उसको जवाब देगी, तो आप यूनाइटेड स्टेट्स से क्या यूएस मरीन्स भेजेंगे हमारे साथ लड़ने के लिए? सॉरी, यू आर नॉट वेलकम एंड वी डोंट नीड यू। हम चाइना को सॉर्ट आउट करने की सलाहियत रखते हैं, और आज की तारीख में, और दिलीप सिंह साहब, अगर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चाइना की फौज खड़ी है और अंदर घुसने की हिम्मत नहीं कर रही, उसका सिर्फ एक कारण है, और वो कारण आप नहीं है, वो कारण रशिया नहीं है, वो कारण इंडियन आर्मी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और जब तक हमारी सेना सरहद पर खड़ी है, चाइना का बाप अंदर नहीं आ सकता। तो ये सब गीदड़ भपकियां, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, किसको सुना रहे हो? किसको चूरन बेच रहे हो? और आपने कब किसी मुल्क की मदद करी है? आपने तो सिर्फ मुल्क तबाह बर्बाद करें। सऊदी
नागरिक थे जिन्होंने 9/11 करा था, 9/11। आपने इराक को ठोक दिया, आपने अफगानिस्तान बर्बाद कर दिया। अब आप इंडिया को कह रहे हैं कि अगर चाइना अटैक करता है तो रूस नहीं आएगा। तो रूस की मदद चाहिए किसको भाई? रूस जो 1971 में रशिया ने सबमरीन्स भेजी थी हमारी मदद करने के लिए, वो इसलिए क्योंकि आप पाकिस्तान की मदद के लिए खड़े हुए थे। यूनाइटेड किंगडम पाकिस्तान की मदद के लिए खड़ा हो गया था। और आज की तारीख में ये जो रूस की लड़ाई, ये फंड कौन कर रहा है? ये फंड कौन कर रहा है? इंडिया फंड नहीं कर रहा। आपके जो दोस्त हैं यूरोप, वो फंड कर रहे हैं। उनकी गाड़ियां चलती हैं रूसी तेल से, क्योंकि रशिया बगल में है, ठीक है। उनके चूल्हे जलते हैं रशियन गैस से। तो इंडिया को सबक मत दीजिए। आप जर्मनी को स्टोरी सुनाइए, आप इंग्लैंड को स्टोरी सुनाइए, इटली को कहानियां, फ्रांस को कहानियां सुनाइए, हमें कहानी मत सुनाइए। क्योंकि हज़ारों साल से लोग बाहर से आए हैं यहाँ पे कहानी सुनाने के चक्कर में, और आज तक हमने किसी की कहानी सुनी नहीं है। तो आप भी कोशिश मत करिए। खैर, तो दोस्तों ये सब पूरा मामला चल रहा है, ये सब हालात चल रहे हैं। रशिया का बुरा हाल हो रखा है। रशिया, मैं तो कह रहा हूँ, हो सकता है कि 1 महीने के बाद रशिया जंग जीत जाए, लेकिन वो जीत इतनी महंगी होगी कि वो हार से भी बदतर होगी। क्योंकि हर समय जब भी लोग यूक्रेन और रशिया के युद्ध का हवाला देंगे तो ये कहेंगे कि छोटा सा यूक्रेन 1.5 महीने तक रूस के सामने खड़ा रहा, फिर चाहे यूक्रेन हार जाए, इसमें रशिया का जो मिलिट्री माइट है ना, उसकी रेपुटेशन डेंट हो गई। आखिरी चीज, हम फौज में कहते हैं फिबुआ, FIBUA, फाइटिंग इन बिल्ट अप एरियाज। जब रूसी फौजें घुसेंगे इनके बड़े बड़े शहर में, तब यूक्रेन में शुरू होगा गुरिल्ला वॉरफेयर। और तब रशियन फोर्सेस को पता लगेगा कि असल में खून खराबा भी शुरू कहां हुआ है अभी यूक्रेन में। आप किसी भी मुल्क के ऊपर रॉकेट फेंक सकते हैं, मिसाइल फेंक सकते हैं, एयरक्राफ्ट से आप उसको बॉम्ब कर सकते हैं, तबाह बर्बाद कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस जमीन को जहां पे आपने बमबारी करी है, उस पे कब्जा करने के लिए आपको इन्फेंट्री चाहिए। आपको एक सोल्जर चाहिए जो वहां पर खड़ा रहे और इंश्योर करे कि यह जमीन आपकी है, जिस पे आपने अपनी जीत का परचम लहराया है, वो जमीन आपकी है। उसके लिए आपको इन्फेंट्री चाहिए। वो काम आपकी एयरफोर्स, आपकी आर्टिलरी, आपकी रॉकेट फोर्सेस नहीं कर सकती। वो तो इन्फेंट्री वाला ही करेगा, राइफल लेके जो खड़ा है। जो रशियन सोल्जर AK-47 लेके खड़ा है, वही गारंटी देगा कि हाँ साहब, ये जो शहर है ये रूस का हो चुका है। और अभी तक रूस उस चीज की गारंटी अपने फौजियों से नहीं ले पाया। उनके डिफेंस मिनिस्टर को हार्ट अटैक आ गया, पता नहीं क्या हो गया उनके डिफेंस मिनिस्टर को, और बहुत वहां पे अफरा तफरी चल रही है रूस में। रशिया की जितनी भी सप्लाईज हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो रशिया फेस कर रहा है, सप्लाईज की फेस कर रहा है। जैसे इंडियन आर्मी लड़ती है, जो आपने सुना होगा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, इधर पोस्ट्स हैं, इनको मेंटेन कैसे करते हैं? जो हजारों लाखों फौजी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हैं, अभी जो चाइना को फेस ऑफ कर रहे हैं, उनको सप्लाई करना पड़ता है। सप्लाई आप कैसे करेंगे? आप उनको राशन चाहिए। फौजी दिन में 2 बार चाय पिएगा और 3 बार खाना खाएगा, ये बात तय है। ये पहुंचाना पड़ता है। उसके हथियार में टूट फूट होगी तो उसको नया हथियार चाहिए, रिप्लेसमेंट वेपन चाहिए, उसको एम्यूनेशन चाहिए, उसको मिसाइल्स चाहिए लड़ने के लिए, उसको क्लोथिंग चाहिए, उसको गर्म रहने के लिए केरोसिन चाहिए, गाड़ियों के लिए उसको तेल चाहिए, पेट्रोल डीजल, व्हीकल का रिपेयर। मतलब ये तो मैं आपको सिर्फ मैंने मोटी मोटी बातें बताई हैं दोस्तों। लॉजिस्टिक्स अपने आप में एक साइंस है। लॉजिस्टिक्स अपने आप में दोस्तों एक साइंस है। और इस साइंस में जो चूक गया वो जंग हार गया। भारतीय सेना की लॉजिस्टिक्स कौन करता है? हमारे पास 2 सर्विसेज हैं, ASC आर्मी सर्विस कोर और AOC आर्मी ऑर्डिनेंस कोर। ये लोग इंश्योर करते हैं कि भारतीय फौजी का पेट भरा रहे, उसके पास गर्म कपड़े हों, उसके हाथ में हथियार हो, उसके पास एम्यूनेशन हो, उसके पास टेंट हो, उसके पास केरोसिन हो, तेल हो, डीजल हो, गाड़ियां हो, सब कुछ हो। और ये जो राशन पानी है ना दोस्तों, ये सिर्फ खाना नहीं है, ये जंग का सामान है। ये इतना क्रिटिकल है। तो जितनी मजबूती से इन्फेंट्री और आर्टिलरी वाले लड़ते हैं ना, उतनी मजबूती से हमारे जो आर्मी सर्विस कोर और आर्मी ऑर्डिनेंस कोर के, भारतीय सेना की बात कर रहा हूँ, जो हमारे अफसर हैं, JCO हैं, जवान हैं, वो भी उतनी ही मजबूती से लड़ते हैं, कंधे से कंधा मिला के।
रशिया का जितना भी मामला है सप्लाईज का, वो ज़्यादातर रोलिंग स्टॉक यानी कि ट्रेन, मालगाड़ी, उसके ऊपर चलता है। क्योंकि मालगाड़ी में आप ज़्यादा सामान ले जा सकते हैं, ट्रक में कम सामान ले जा सकते हैं। जब लाखों की फौज घुसती है तो आपको फिर सामान भी उस तादाद में चाहिए। और जितने भी रेलवे स्टेशन है वो शहरों के अंदर होते हैं, शहरों के बाहर नहीं होते। और शहरों पे रूसियों का कब्जा है नहीं। और इसमें भी कई कारण हैं, मैंने तो छोटी मोटी आपको बातें बता रहा हूँ। यहाँ पे रूस बॉकडाउन हो गया यूक्रेन में। अब उनको ये पता नहीं लग रहा कि यहाँ से निकलें कैसे इज्जत बचा के। और फिर भी मैं कह रहा हूँ कि रूस अपनी पूरी जान लगाएगा, ये जंग जीत भी सकता है, चांसेस ये हैं कि जीत जाए। लेकिन जो दाम रूस को देना पड़ रहा है छोटे से यूक्रेन से लड़ने के लिए, वो ये दिखाता है कि अगर मुल्क छोटा ही क्यों ना हो, अगर ये सोच ले तो किसी बड़े मुल्क को धक्का दे सकता है। फिर वो हार जाएगा बाद में, मैं मना नहीं कर रहा। यूक्रेन को बर्बाद कर देगा रशिया अगर अपनी सी पे आ गया तो। लेकिन बहुत मुश्किल हो चुका है रूस के लिए इस ठंड में लगातार लड़ना। उनके पास सप्लाईज नहीं आ रहे, उनके पास एमुनिशन ठीक टाइम पे नहीं पहुंच रहा, उनके पास खाना ठीक टाइम पे नहीं पहुंच रहा, उनके पास गर्म कपड़े ठीक टाइम पे नहीं पहुंच रहे। और जहां से टैंकर आ रहा है तेल लेके, उसको बीच में यूक्रेनियंस उड़ा दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे। तो हमें इस बात को समझनी है। अंत में फिर कहूँगा, ऑल वॉर्स आर फॉट विद एन ऑब्जेक्टिव इन माइंड। हर एक जंग का एक ऑब्जेक्टिव होता है, और अगर आप वो जंग का ऑब्जेक्टिव हासिल ना कर पाएँ, उस दी हुई कीमत पे, दी हुए समय पे अगर आप वो ऑब्जेक्टिव हासिल ना कर पाएँ, वो जो आपका एम है, वो जो आपका ध्येय है, आप उसको हासिल ना कर पाएँ, तो फिर मैं आपसे पूछता हूँ, यूक्रेन और रूस की जंग में जीता कौन? सोचिए। That was really insightful. देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है, रशिया यूक्रेन जंग का क्या परिणाम होता है। जल्द ही मिलेंगे कुछ और वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम।